वो कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। नमस्कार दोस्तों, आज इसी क्रम में सीखने की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको कि लास्ट टाइम पर आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर इन टॉपिक्स को आपने स्मार्टली थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। सीखने के इस क्रम में आज का हमारा मुख्य विषय ही ये होगा कि वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको कि हमको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। तो हर विषय में अगर कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स आप देखेंगे जिनको कि आप पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपका स्कोर प्रीलिम्स में बेटर हो और आगामी मुख्य परीक्षा में आप शामिल होंगे। तो आइए बात करते हैं अलग अलग सेगमेंट में कि कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सूचना यह है कि फेस्टिव लर्निंग ऑफर के तहत आपको मिल रही है इस साल की सबसे बड़ी छूट, और ये छूट है अप टू 50% तक, जो कि आप उठा सकते हैं 30 अगस्त तक। यानी 31 अगस्त से फिर से बढ़ी हुई कीमतों पर आपको ये कोर्स उपलब्ध होंगे, और ये सभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर, जो कि चाहे यूपीएससी के कोर्सेज हो, पीसीएस कोर्सेज हो, टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हो या सीयूईटी एग्जाम्स के कोर्सेज हो, इन पर आपको ये छूट मिल रही है। तो हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस साल की सबसे बड़ी छूट पाने के लिए आपको क्या करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस छूट का लाभ उठाइए। या अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करिए 8750187501 हमारा नंबर है। बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। टॉपिक्स जो हैं उसमें जिन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ध्यान दिए जाने की जरूरत है जिससे आपके स्कोर जो है वो बढ़ सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना सबसे जरूरी है? बार बार जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको नजरअंदाज करने से आसान सवाल गलत होंगे। आसान सवाल गलत नहीं करना है। सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिक्र करेंगे, तो एक एक करके चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं संक्षिप्त में, ताकि ये वीडियो कम में आपको बेहतर सहयोग दे सके। तो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। पूरे सिलेबस को अगर हम फिर से उतनी ही शिद्दत से पढ़ने लगे तो टाइम टेकिंग होगा। लास्ट टाइम पर आकर हमको थोड़ा सा स्मार्टली मेहनत करना होता है। तो कुछ टॉपिक्स की हम बात यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे भारत के प्रमुख दर्रों से सवाल पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, दर्रों से सवाल आपको पूछा गया है। डायरेक्ट सवाल इससे बनते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। अक्सर मेल करने के लिए, सुमेलित करने के लिए यहां से प्रश्न पूछते हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ है, रोहतांग कहाँ है, शिवकिला कहाँ है। तो इन दर्रों को सीधे तौर पर जिस राज्य से जो दर्रे संबंधित है वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक। दूसरा आप देख रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। अब इसमें खनिज संसाधनों में दो तरीके से सवाल बनता है। एक तो पूछता है कि कहां पर खनिज संसाधनों के भंडारण के बारे में बात करेगा कि भंडारण ज्यादा है, और दूसरा पूछता है कि कहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है, यानी कि उत्पादन ज्यादा है। तो भंडारण और उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से आप इस चीज को तैयार कर लीजिए। तो यहां से आपका कम से कम 2 से 3 सवाल इससे, इस सेगमेंट से बनता है। साथ साथ खनिज में आप जब पढ़ेंगे तो कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, किस रेंज में पाया जाता है, किस रेंज की क्या विशेषता होती है, इन सारी चीजों को आप ठीक से देख लेंगे तो यहां से भी आपको लीड मिलेगा। दूसरी बात, भारत की प्रमुख नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियों को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। नदियों के उद्गम से लेकर हाल फिलहाल में अगर कोई नदी किसी खास वजह से चर्चा में रही, तो जैसे अभी कोसी नदी आपकी चर्चा में है तो कोसी नदी से सवाल बन सकता है। कोसी, उसकी सहायक नदियां, मतलब पूरा अपवाह तंत्र जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल आपको बिल्कुल बनेगा और बहुत आसानी से इसको आप सही भी कर सकते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। प्रमुख पर्वत और पठारों से भी ठीक वही हाल है, एक आध सवाल आपको जरूर मिलेगा। हिमालय के जब विभाजन को आप पढ़ते हैं तो हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, उनके बीच में क्या क्या स्थित है। साथ साथ उसमें जब आप देखते हैं तो बाउंड्री के बीच में, उन बाउंड्री के बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो इन चीजों को भी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय क्या है ना, वृहद हिमालय किसको कहते हैं, लघु हिमालय किसको कहते हैं, क्या इसकी विशेषता है। तो पर्वतों से फिर साथ साथ अन्य जो पर्वत हैं, दक्षिण भारत में जो पर्वत हैं उसकी सर्वोच्च चोटियां जो है, तो यहां से पर्वतों से भी आपके सवाल बनते ही बनते हैं। इसके अलावा मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, यानी कि मिट्टियों से सीधे तौर पर आपसे क्रम ही पूछ लेगा कि भारत में पाई जाने वाले सर्वाधिक मिट्टियों को क्रम से लगाइए। तो आपको अगर पता होगा तो आप इसको तभी कर पाएंगे। जैसे हम पढ़ते वक्त आप अपनी पर्सनल चीजों को याद करने के लिए कोडिंग बना सकते हैं। जैसे जला काली लालटेन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, ला से लाल मिट्टी हो गया, का से काले मिट्टी हो गया, है ना। तो इस तरीके से लेटराइट मिट्टी हो गया तो जला काली लालटेन, इस तरह से आपने कोड बना लिया। तो ये आपका अपना निजी तरीका होगा कि आप इस तरीके से कितनी ज्यादा इस तरह की जो चीजें सीधे तौर पर पूछी जाती हैं उनको याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं। ठीक। तो ये आप काम कर लीजिए। इसके अलावा महासागरीय जलधाराएं, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है महासागरीय जलधाराओं से। आप देखेंगे सीधे ही विभाजन से सवाल पूछ देगा कि इसमें से कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी आपकी गर्म धारा है। ठीक। तो जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम क्या है,
लैब्राडोर धारा ठंडी है या गर्म है, आयोशियो धारा क्या है, ठीक, पेरू धारा कहाँ बहती है, इरमिंगर जो है। तो ये तमाम जो जलधारा है इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जहां से आपको सीधे सीधे, अगर आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो गलत, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर बात करें तो प्रमुख जनजातियां, जनजातियों से सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है। विशेष तौर पर आप देखेंगे भील हो गई, गोंड हो गई, संथाल हो गया, उरांव हो गया, शेम्पेन जनजाति हो गई। तो ये सभी जनजातियां, बोडो जनजाति हो गई, थारू, अक्सर हम लोग याद करते थे, पढ़ते थे तो उस वक्त थारू मारू मारू फिरता है, इसका मतलब हम लोग कनेक्ट करते थे चीजों को, यानी कि दीपावली को शौक के तौर पर कौन मनाता है, तो थारू दीपावली में मारू मारू घूम रहा है। तो इस तरीके से याद करने के लिए आप जब इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो चीजें याद रहेंगी, ठीक। तो ये जनजातियां, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके द्वारा मनाए जाने वाले ट्रेडिशन, त्योहार क्या हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इतना अगर पढ़ेंगे तो ये मैं मान के चलिए कि मिनिमम आपको यहां से 8 से 10 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो आप सही कर सकते हैं बहुत इजीली, सिर्फ इन टॉपिक से। यानी कि 7 टॉपिक से अगर आपको 10 सवाल मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं। और शुरुआत का जो चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें जलधाराओं की हमने बात की, इसी तरह से स्ट्रेट वाला जो चैप्टर होता है, ठीक, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किसको किसको कनेक्ट करता है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए अब जरा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा सेलेक्टिव आपको होना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट है कि अगर पूरा इतिहास अगर फिर से एकदम कायदे से आप पढ़ने लगे लास्ट टाइम पर जाके, तो केवल इतिहास ही पढ़ने में आपको मिनिमम 4 महीना लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हिस्ट्री में कुछ टॉपिक को पिक करिए कि हमने पढ़ तो रखा है इतिहास, पूरे साल आपने पढ़ाई की है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है कि सेलेक्टिव होना है, कुछ टॉपिक्स को आपको फिर से एक बार ठीक से रिवीजन कर लेना है ताकि वहां से सवाल गलत ना हो। और ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध और जैन धर्म से सवाल आपको जरूर मिलेगा, ये अगर आप करते हैं तो इसमें 2 से 3 सवाल आपको केवल इसी टॉपिक से मिलेगा। ये चाहे जिस तरीके से पूछे, बौद्ध और जैन धर्म से आपको 2 से 3 सवाल मिलने ही मिलने हैं, ठीक। तो यहां से आपको मिलेगा। षोडश महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 16 महाजनपद, उनकी राजधानी आपको टिप पे याद होना चाहिए। काशी, कोशलंग, मगध, वज्जिमल्ल, चेदिवत्स, अस्मकवंती, गांधार, कंबोज, सबकी राजधानी समेत आपको अगर याद है तो यहां से उसकी अवस्थिति याद है, तो ये यहां पर आप सही कर लेंगे। महाजनपद काल में चाहे वो आपके गणराज्य हो गए, चाहे षोडश महाजनपद हो गए, तो ये आप तैयार रखिएगा। इसके अलावा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, डायरेक्ट कौन सा विदेशी यात्री किसके समय आया, ठीक। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के समय आप देखेंगे ढेर सारे विदेशी यात्रियों के आने का क्रम आपको मिलेगा, ठीक। तो उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि नूनिज किसके समय में आया, कृष्णदेव के राय के समय कौन आया, डोमिंगो पायस किसके समय आया, है ना। तो ये सारे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो विदेशी यात्रियों को आप ठीक से याद कर लेंगे तो यहां पर से भी आपको सवाल जरूर मिलते हैं। जब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ते हैं तो 1206 से इसकी स्टार्टिंग है, तो 1206 से 1526 के बीच में एक लंबा कालखंड है। गलती क्या करते हैं कि जो नए अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वो पढ़ने लगते हैं ज्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री, जबकि इधर बीच आप पेपर उठा के देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल हिस्ट्री पर फोकस होता है, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष पर ज्यादा जोर होता है। तो विशेष तौर पर दिल्ली सल्तनत आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे इल्तुतमिश के समय में अगर वहां पर सिक्के चलाए गए तो उसकी क्या विशेषता रही है, ठीक। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल जरूर पूछा जाता है। तुगलक डायनेस्टी में जाएंगे तो तमाम जो प्रयोग हुए हैं, तमाम जो योजनाएं चलाई गई हैं, उससे सवाल बन जाता है, ठीक। तो यहां पर सेलेक्टिव आपको होना पड़ेगा। फिर आप जाएंगे राजत्व सिद्धांत की बात करेंगे, जब वो पूछा जाता है, थियरी ऑफ किंगशिप की बात होती है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कुछ सवाल यहां पर विशेष तौर पर जो खलजी डायनेस्टी में चूंकि थियरी ऑफ किंगशिप में चेंज मिलता है तो वहां से सवाल जरूर बन जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेलेक्टिव आपको होना पड़ेगा, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पर पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा जोर आप देंगे तो यहां भी लीड लेंगे। मुगल साम्राज्य के लिए भी वही स्थिति है। विशेष तौर पर मुगल साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर की घटनाएं और युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय जो विशेष तौर पर जैसे भू राजस्व व्यवस्था उनकी है, उससे सवाल बन जाता है। भू राजस्व व्यवस्था में पैमाइश की क्या व्यवस्था थी, कितने तरह के रेवेन्यू सिस्टम प्रचलित थे, किसके समय क्या चेंजेस आए, जैसे शेरशाह सूरी के समय क्या भू राजस्व व्यवस्था थी, अकबर के समय उसमें क्या चेंजेस मिलते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं इस तरह की मनसबदारी व्यवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें औरंगजेब के समय जाते जाते मनसबदारी व्यवस्था में क्या चेंज आया। तो इस तरह से जब तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। तो मनसबदारी और भू राजस्व व्यवस्था आप ठीक से देख लीजिएगा। इसके अलावा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां से सवाल आपको मिलते हैं। विशेष तौर पर जो फैक्ट्रियां लगाई गई, किस किस जगह पर मुख्यालय बनाया गया, तो यूरोपियों के आने का जो क्रम है, विशेष तौर पर उनके द्वारा जो कुछ शुरू में ही युद्ध लड़े गए, एंग्लो कर्नाटक वार जैसे है,
इसी तरीके से वहां पर जो फैक्ट्रियां लगाई गई, तो ये वाला सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और इतिहासकार, उनकी पुस्तकें, ये भी आप देख लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से कि मिनिमम आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। 2 सवाल एकदम सेफ है, हो सकता है कि यहां से 4 सवाल भी आपको मिल जाए, 2+2 भी हो जाए, लेकिन 2 सवाल मिनिमम बता के चल रहे हैं। अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि यहां से 4 सवाल आपको मिल जाए, चाहे वो दयानंद से पूछ ले, चाहे वो स्वामी विवेकानंद से पूछ ले, चाहे वो अन्य जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, निम्न जातीय सुधार आंदोलन है, इससे पूछ ले। ठीक, 1857 का जो रिवोल्ट है, वहां से सवाल बनेगा इसमें, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा जो पुस्तकें हैं 1857 में, वो पुस्तकें जो है वह एकदम तैयार रखिएगा। ठीक, जैसे द रेबेलियन अक्सर पूछा जाता है, फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और तमाम जो पुस्तकें हैं वो आप याद रखिएगा। और नई रचनाएं, इसमें नई पुस्तकें जो चर्चा में रही हैं 1857 से रिलेटेड, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट इसलिए इसको रखेंगे कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप ठीक से पढ़ लेते हैं, तो ये चैप्टर अगर आपके जो भी जिस भी बुक से आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहां से आपको मिनिमम 5 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो 5 सवाल यहां से मिल जाएंगे और 3-4 इधर से। तो ये जितने टॉपिक आपको 10 टॉपिक बताए गए हैं, तो ये मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपके कवर कर लेंगे। तो सेलेक्टिव बनिए, इसको अगर ठीक से पढ़ लिया तो उसके बाद जो छूट रहा है उसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर 12-13 सवाल भी हिस्ट्री में आप निकाल ले जाते हैं तो आप बढ़िया करेंगे। साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, प्राचीन भारत जब आप पढ़िएगा तो उसमें वैदिक पीरियड को थोड़ा सा यहाँ पर ऐड नहीं, मैं ऐड करना चाहता हूँ। वैदिक काल को थोड़ा ठीक पढ़िएगा। वैदिक काल में जो भी आपको चीजें हैं, वहां से सवाल आजकल बन रहा है। पिछले 4 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो वैदिक पीरियड से सवाल आपको दिखाई देंगे। ठीक, हिस्ट्री के बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ठीक, इन्वायरमेंट में ज्यादातर आप करंट का जो इश्यू है उसको बिल्कुल तैयार रखिए। करंट से जुड़ी हुई चीजों का ही ट्रेडिशनल भी आपको वो कनेक्ट करके पूछेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि आपके जो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी क्या विशेषता है, कहां पर पहली बार क्या चीज इंप्लीमेंट किया गया, ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न एक्ट और नीतियां हैं इसके संबंध में, ठीक, तो ये आप तैयार रखिएगा। हाल ही में जैसे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बात अगर होगी तो माधव टाइगर रिजर्व अगर बना है नया, तो 58वां माधव टाइगर रिजर्व बना तो उसकी क्या विशेषता है। रामसर साइट से सवाल आपको बनेगा। रामसर साइट जैसे आपको हाल ही में गिला लेक अरुणाचल प्रदेश का है, 101वां रामसर साइट बना, 100वां आपका सुरहा ताल बना। तो ये सारी चीजें आप ट्रेडिशनल, मतलब जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको भी पढ़िए कि वास्तव में रामसर साइट क्या है, क्या उसकी विशेषताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक, और साथ साथ भारत में कौन कौन रामसर साइट है, विशेष तौर पर आपके यूपी में कौन कौन सा है, कितनी संख्या हो गई है, हालिया कौन सा जुड़ा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नियम और नीतियों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल हर बार उठा के देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सीधे से सीधे आपको मैच करने के लिए दे दिया कि 1986 में है कि 1972 में। अक्सर अब जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को तभी आप दूर कर पाएंगे जब इन विभिन्न एक्ट को सीधे तौर पर आप याद रखिए। और सबसे अच्छा तरीका यह है, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, क्रम से लिखिए और उसको याद कर जाइए। ठीक, तो यहां पर अगर आप विभिन्न एक्ट और नीतियां आपकी तैयार हैं, ये कुछ बेसिक चीज जैसे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व तैयार है, रामसर स्थल तैयार है, और करंट में जो चीज चर्चा में रही है अगर वो तैयार है, तो यहां से आप 5 से 7 सवाल बहुत आसानी से यहां पर निकाल ले जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस एक ऐसा पोर्शन है, साइंस में अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ठीक से लगा गए, उसकी व्याख्या को ठीक से पढ़ गए, तो आपका साइंस बेड़ा पार लगा देगा। अकेले 20 सवाल यह संभालने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहां पर विभिन्न रोगों से संबंधित जीव विज्ञान की बात करें, कौन सा रोग जो है, विशेष तौर पर रोगों वाला जो चैप्टर ही पूरा आपका है, वहां से आपको सवाल डायरेक्ट मिलेंगे। वैक्सीन आजकल चर्चा में रहती है, तो किस रोग के लिए कौन सा वैक्सीन होता है, कोई वैक्सीन के फील्ड में नया अपडेट आता है, तो वो सारी चीजें। विटामिन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर विटामिन का जो बहुत ही पुराना पैटर्न इसका विटामिन का है। ठीक, किस विटामिन को कौन पानी में घुलनशील है, कौन घुलनशील नहीं है, इसके अलावा किसका क्या रासायनिक नाम है, तो ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसको भी थोड़ा सा, उससे जो सवाल पूछे गए उसको भी देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उससे सवाल ज्यादा बनता है। तो अप्लाइड जो सवाल है, यानी कि जो व्यवहारिक आपके
यूज में चीजें हैं, उससे ज्यादा सवाल विज्ञान में पूछा जाता है। अगर नया सवाल बनेगा तो व्यवहारिक बनेगा। ठीक, तो अगर कोई हाल ही में कोई प्रिंटर मान लीजिए चर्चा में है, तो प्रिंटर से सवाल आपको पूछेगा। लाइट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। और रिसेंटली अगर कोई वैज्ञानिक उपकरण रहा है, अगर कोई मान लीजिए रोबोट ही कोई बनाया गया, तो उससे सवाल बन गया। तो रिसेंटली जो उपकरण चर्चा में रहे हैं वो चर्चा में रहेंगे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो ने कोई मिशन भेज दिया, कोई सैटेलाइट हाल में भेजी गई, तो ये तो करंट में आपका कवर होगा ही। तो कुछ चुनिंदा ये टॉपिक हैं, जैसे डिजीज हो गया, वैक्सीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना, पॉलीमर हो गया, और साथ साथ पीरियाडिक टेबल हो गया, और दैनिक जीवन में जो फिजिक्स की महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, और वैज्ञानिक उपकरण अगर रिसेंटली कोई चर्चा में है तो इससे सवाल बनते हैं। तो विज्ञान पे आप थोड़ा सा मेहनत अगर बढ़ा देंगे, और इसमें विशेष तौर पर पीवाईक्यूज जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक, चलिए अभी इकोनॉमी की बात कर लें। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था आपको, कि इकोनॉमी में कहीं से भी जो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक परिभाषाएं हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है, जीडीपी के अलावा आप एनएनपी क्या है ना, तो ये सारी चीजें जो इस तरह की परिभाषाएं हैं, एसएलपी क्या है, ठीक, रिसेंटली कोई चीज इस तरह की चर्चा में है तो वो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप एक जगह इकट्ठा अगर आपको कहीं मिल जाए, किसी बुक में मिल जाए, तमाम बुक्स में ये अवेलेबल होता है, 10-15 पेज में ये सारे इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीजों को एक साथ लिख दिया जाता है। उसको सबसे पहले इकोनॉमी में तैयार कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी से जो आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेगा उसको ठीक करने में इसका बड़ा अहम रोल होगा। दूसरी चीज ये है कि बजट आप पढ़ेंगे ही, आर्थिक सर्वेक्षण की जो मूल मूल बातें हैं वो आप देखेंगे ही। जनगणना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो सेंसस को आप अलग से मत देखिए, इसी के अंतर्गत देख लीजिए। तो सेंसस चाहे आपके यूपी स्पेशल का हो और चाहे देश का हो, तो इन दोनों से सवाल बनते हैं, तो इसको तैयार करिएगा। और कॉन्सेप्ट वाली बात हमने बताई दी, बाकी जो जितनी भी चीजें होंगी वो करंट के पोर्शन में आपकी इकोनॉमी में रहेंगी, तो वो आपको यहां से लीड दिलाएगा। इसके अलावा बहुत मरने जीने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, बाकी तो आपने पढ़ाई है, साल भर आपने पढ़ाई की ही है। पॉलिटी की बात कर ले, पॉलिटी में तो बहुत तैयार रहिए आप, पॉलिटी तो कहीं से कुछ भी पूछे आप तैयार रहिए। लेकिन लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज तो पॉलिटी में है वो आर्टिकल्स हैं। पिछले जितने सालों में सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित जो आर्टिकल्स है आप देखेंगे, घुमा फिरा के बार बार वो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो शुरू से लेकर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तक के आर्टिकल, तो एक एक आर्टिकल याद कर लीजिए। यानी कि शुरू से अगर लेकर देखेंगे तो सीधे 51 तक जाके एकदम एक एक आर्टिकल रट लीजिए, वहां तक तो कोई समझौता ही मत करिए। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं वो अब देखिए कि कौन सा आर्टिकल्स किस ईयर में ज्यादा पूछा गया, तो वो पूछे गए सारे आर्टिकल्स को नोट कर लीजिए, उसको कर लीजिए, तो वहां से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, संविधान के भाग, अनुसूचियां, ये सारी चीज भी आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल मिलेगा, और संविधान संशोधन, तो इसको देखिए। सबसे पहले आर्टिकल, संविधान के भाग, संविधान के भाग के बाद आपकी अनुसूचियां जो जो हैं, और उसमें विशेष तौर पर जो संविधान संशोधन है, ये सारी चीज तैयार कर लिए। निश्चित रूप से यहां से सवाल गलत होते हैं, आसान सवाल गलत होने की श्रेणी में ये शामिल है। ये अगर ठीक कर लेंगे तो ठीक होगा। डायरेक्ट पूछेगा कि फला चीज किस भाग में है, इस अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 6ठी में अनुसूची में क्या है ना, तो ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं, उसको तैयार कर लीजिए। संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया है, उस संविधान निर्माण वाले चैप्टर से कभी ऐसा किसी भी ईयर में नहीं हुआ हो कि एक सवाल ना पूछा गया हो, तो वहां से एक सवाल मिलेगा। मूल अधिकार से आपको मिनिमम 2 सवाल मिलेंगे, डीपीएसपी से 1 सवाल मिलेगा, मौलिक कर्तव्य से मिलेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका और पंचायती राज शासन। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 सवाल हर साल लेकर आता है, तो पंचायती राज को तो 2 बार 3 बार इस चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़िए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पंचायती राज से सवाल ना पूछे, ठीक। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपको यहां पर भी आसानी होगी। इतना अगर आपने कर लिया तो पॉलिटी में आप 72 स्कोर तो नहीं करेंगे, औसत से हमेशा बेटर परफॉर्म करके आएंगे। और माइनस मार्किंग में अगर इसको ठीक से आपने कर लिया तो हो सकता है कि बाकी तो आपने पढ़ाई की ही है, बाकी में भी आप बेटर करके आए तो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे पॉलिटी में, ठीक। अब आपका क्या बचता है, अब आपका बचता है यूपी स्पेशल। देखिए, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, पर मेहनत सबको चौंका देगी। तो मेहनत कहां करना है, मेहनत स्मार्ट करना है। मेहनत कैसे करना है, स्मार्ट करना है। और स्मार्ट मेहनत में यूपी स्पेशल, अभी जब भी आप करंट पढ़ेंगे, जैसे हमारा डेली वीडियो जो होता है सेशन, हम 9 बजे लाइव यूपीसी चैनल पर यूपी पीसीएस पर लेकर आते हैं। उस वीडियो में हमारी ये कोशिश होती है कि यूपी स्पेशल की कोई भी न्यूज हमसे मिस ना हो। तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें यूपी स्पेशल हमने बहुत सारी न्यूज को कवर किया है, तो वहां से आपको मदद मिलेगी। साथ साथ लास्ट टाइम में आपको जब जाएंगे तो कोई भी ऐसी बुक जो आती है, हमारी दृष्टि की भी बुक जो आएगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप लास्ट के अगर देखेंगे तो उसमें यूपी स्पेशल पूरे साल का 10-15 पेज में, या जितने भी पेज में आपको मिल जाए वो नोट्स,
उसमें सारी घटनाएं रहेंगी करंट की, उसको तो आपको ठीक से पढ़ ही लेना है और पुराने यूपी से पूछे गए सवालों को हल कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आप एक ठीक स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल में अगर पुराने पेपर्स आपने कर लिए तो यूपी का हर पहलू आप टच कर लेंगे। पहला काम ये करना है कि पुराने पेपर को यूपी से संबंधित जितने सवाल पूछे गए 10, 12, 15 साल के, उसको आप हल कर लीजिए। उससे संबंधित फैक्ट आपके कुछ हद तक वहां से तैयार हो जाएंगे और करंट जो घटनाएं घटी हैं वो आप कंपाइल जो भी आपका नोट्स होगा उससे पढ़ेंगे तो यूपी विशेष आपका तैयार हो जाएगा। एक पोर्शन और बचता है आपका जनगणना का, तो यूपी की जनगणना को जो है वो आप जरूर देखिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक, और इतना अगर आप करते हैं तो यूपी में भी आपका स्कोर बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश विशेष में भी आपको यह काम करना है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना और आपको देंगे। अगर इन सारी तैयारियों को अगर आप अपने से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो अपने से मैनेज करने में उन्हें समस्या है, किसी अच्छे मार्गदर्शन की उन्हें जरूरत है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी हमारा बैच है जो कि 3 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। अब 3 अगस्त 2026 से ये प्रारंभ जो बैच हमारा है ये बेसिकली लाइव ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप द्वारा ये बैच चल रहा है। मतलब इस कोर्स का आकार क्या है, 200 प्लस कक्षाएं इसमें आपको मिल रही हैं। अब इसमें कोर्स की वैधता जिस दिन से बैच आपका शुरू हुआ है यानी कि 3 अगस्त से लेकर 1 वर्ष तक रहेगा। प्रत्येक कक्षा को आपको असीमित बार देखने की सुविधा रहेगी। अब आप बैच जिस दिन लेंगे उस दिन से आपको असीमित बार 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी और असीमित बार आप उसको देख सकते हैं। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड हमारा ये बैच है, इससे आप जुड़ सकते हैं, इस बैच का आप लाभ उठा सकते हैं। तो याद रखिए, आप अपने आप को खुद यहां पर मेहनत करिए, अपने आप को समझिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है। इन अगर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपने ठीक से कर लिया और पहले अपनी पढ़ाई कर रखी है तो ये जान जाइए कि आप हमेशा बेटर करेंगे। और हमेशा पूरा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा होगा, घबराहट होने लगेगी, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट जाएगी। और कई बार हम डर के मारे या जो चीज हमने कभी छुई ही नहीं है लास्ट टाइम पे चलकर उसको उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। माइनस मार्किंग में सेलेक्टिव लास्ट में अगर आप हो जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर देखिएगा इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जो खुद को खर्च करता है यानी कि मेहनत करता है, जो खुद को खर्च करेगा जमाना उसी को गूगल पर सर्च करेगा। तो आपको अगर खुद को गूगल पर सर्च कराना है यानी कि अपने जीवन में सफलता पानी है तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए। और अगर आप ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईना उठा लेना है। आईने में अपने आप को देखिए, वो आप ही हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप और आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगी। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। कमेंट करके बताइए अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं। साथ साथ ध्यान रखिए, आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर जो छूट है 30 अगस्त तक है, इस साल की सबसे बड़ी छूट है, इसका लाभ उठाइए। 31 अगस्त से बढ़ी हुई कीमतें होंगी, इसलिए ये एक सुनहरा मौका भी है। तो लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।